औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आज 19 मई है और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 11 है और इसकी भी रिकॉर्डिंग शाम को मैं लोड कर दूंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है, ये कल का लेक्चर जो था वो उसका कुछ पोर्शन बाकी रह गया था, वो सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसे कंप्लीट करते हैं। हमारा मेन टॉपिक जो है, जो कल हमने शुरू किया था, वो था नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का एक टॉपिक है, उससे आगे कल से लेक्चर से आगे ही ये कंटिन्यू हो रहा है। ये है रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। तो कल जहां मैंने लेक्चर खत्म किया था वहां था कि जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है। टॉपिक हम पढ़ रहे थे नेशनल इनकम का। तो नेशनल इनकम क्या होती थी, मैंने बताया था आपको कि ये मार्केट वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं किसी कंट्री के अंदर एक साल के दौरान। तो इसमें अब एक चीज़ आ गई है, रियल और नॉमिनल जीडीपी। तो ये इन दोनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ये अमूमन इंटरव्यू में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी सवाल आ जाता है कि रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या है। ये नॉमिनल का जो वर्ड है, इसको आप समझ लेंगे, ये और जगहों पे भी नॉमिनल सैलरी भी आएगी आपकी, नॉमिनल वेज, रियल वेज। जब हम लेबर मार्केट को पढ़ेंगे तो तब भी जाकर ये कॉन्सेप्ट वहाँ आएगा कि नॉमिनल वेजेस क्या होती हैं या मॉनेटरी वेजेस क्या होती हैं और रियल वेजेस क्या होती हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो है वो जीडीपी के साथ इसका ये टॉपिक है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? वाइल नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इफ current year prices are taken to estimate the value of goods and services, it is called nominal GDP। अगर हम आपको पता है ना कि हम करते क्या हैं, मार्केट वैल्यू फाइंड करते हैं तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती हैं किसी कंट्री में एक साल के अरसा के दौरान। अब मार्केट वैल्यू फाइंड कैसे होती है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करने से। और अगर उस प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी का जो एस्टिमेट कर रहे हैं, उस प्रोसेस में अगर हम मौजूदा साल की कीमतों को ले लें, करंट ईयर प्राइसेस को यूज कर लें, तो ये कहलाती है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब देखो यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है वाई। वाई स्टैंड फॉर जीडीपी। वाई इज इक्वल टू P1 इंटू Q1। क्यू कोई क्वांटिटी है, सपोज करो टेबल है, क्यू का मतलब टेबल है, Q1 का मतलब टेबल की क्वांटिटी और टेबल की कीमत, टेबल की प्राइस। और उसके बाद Q2, अगर मैं कह दूंगी Q2 का मतलब चेयर है, तो चेयर मल्टीप्लाई बाय चेयर की मौजूदा साल की कीमत। P1, P2, P3 अप टू Pn, ये तमाम जो प्राइसेस हैं ये करंट ईयर प्राइसेस हैं, यानी मौजूदा साल की ही ये कीमतें हैं जो करंट ईयर चल रहा होता है। यानी इस वक्त जो करंट ईयर चल रहा है ये 2020 है। तो नेशनल इनकम को अगर मेजर किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस ऑफ 2020, तो ये कहलाता है नॉमिनल जीडीपी। हेंस ड्यू टू इन्फ्लेशन, अब यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, हेंस ड्यू टू इन्फ्लेशन nominal GDP is inflated and do not reflect the true picture of economic growth। तो क्योंकि मुल्क में इन्फ्लेशन का फैक्टर भी चल रहा होता है, इन्फ्लेशन जैसा कि हमारे मुल्क में बहुत हाई फूड आइटम इन्फ्लेशन या नॉन फूड आइटम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस वजह से किसी मुल्क की जो ग्रोथ है या किसी मुल्क की जो तरक्की है जिसको हम मैयर कर रहे हैं नेशनल इनकम से, वो सही उसकी रिफ्लेक्शन नहीं होती और कीमतों में जो इजाफा हुआ हुआ है उसकी वजह से एक मिसलीडिंग किस्म की जो पिक्चर है इकोनॉमी की वो दिखाई जाती है। और सब अच्छा है की रिपोर्ट आती है कि सब बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की हो गई जी, बल्ले बल्ले हो गई। ऐसा होता नहीं है। और क्योंकि जीडीपी के अंदर जो प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेटेड ग्रोथ नज़र आ रही होती है, जैसे जो कि सही इकोनॉमी की पिक्चर को शो नहीं कर रही होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो फिर मैं आपको इसी के कोई एग्जांपल देता हूँ, कैलकुलेशन करते हैं इसकी कोई। दूसरा कॉन्सेप्ट है रियल जीडीपी। इन ऑर्डर टू अवॉइड द इन्फ्लेशन फैक्टर, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में से इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है, कीमतों में जो इजाफे का फैक्टर है, उसको रूल आउट करने के लिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द इन्फ्लेशन फैक्टर इफ सम बेस ईयर प्राइसेस आर टेकन टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी। अब आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि मईशत का जो माली साल होता है वो शुरू होता है हमारे यहाँ 1 जुलाई से। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक एक फिस्कल ईयर है। और
फिर कुछ फिजिकल ईयर्स को गवर्नमेंट जो है वो बेस ईयर डिक्लेयर करती है कैलकुलेशंस करने के लिए, एस्टिमेशंस करने के लिए। तो बेस ईयर क्या होते हैं? ऐसे ईयर जिनमें कोई इकोनॉमी को अनप्रेसिडेंटेड किस्म का इवेंट ना सामना करना पड़े, कोई जंग ना लग जाए, कोई आफत ना आ जाए, कोई लॉकडाउन ना लग जाए, कोई हड़तालें ना हों, कोई धरने ना हों, या कोई मजहबी जमातें जुलूस ना निकाल रही हों। ऐसा ईयर जो एक पुरसकून और साउंड किस्म का इकोनॉमिक ईयर हो, उस ईयर को हम बेस ईयर का दर्जा देते हैं। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये किसी भी कंट्री का जो बेस ईयर है उसका तयन करती है। और फिर सेंट्रल बैंक को भी इंटीमेट कर दिया जाता है, वो भी अपने अदाद शुमार फिर शिफ्ट कर लेते हैं नए बेस ईयर पे। तो बेस ईयर जो है ये चेंज होते रहते हैं ये, लेकिन ये हर साल बेस ईयर चेंज नहीं होता। एक दफ़ा डिटरमिन किया हुआ बेस ईयर अगले 5-10 साल चलता है तकरीबन। तो अब ये होता क्या है कि किसी इकोनॉमी की रियल पिक्चर को देखने के लिए हम बेस ईयर की प्राइसेस को लेते हैं। हम कहते हैं कि जी करंट ईयर कीमतों को नहीं लेंगे, हम बेस ईयर की कीमतों को लेके देखेंगे। क्योंकि जब बेस ईयर की प्राइसेस को लेके देखते हैं तो पता चलता है कि क्या मुल्क में वाकई प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है तो देन ग्रोथ हुई है। अगर सिर्फ कीमतें ही बढ़ी हैं तो बड़ा दावा कर दिया है ग्रोथ होने का, तो वो ग्रोथ नहीं होती, रियल जीडीपी में तब्दीली नहीं आती। तो ये था नॉमिनल और रियल जीडीपी का डिफरेंस। एक और टॉपिक है इसके साथ ही, वो देखने क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेट का मतलब होता है किसी चीज से हवा निकाल देना, किसी चीज, इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भर देना, और डिफ्लेट का मतलब होता है हवा निकाल देना। हवा क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज होती है, किसी चीज का अपना हुजम नहीं होता, वो सिर्फ एयर होती है, बबल की तरह होती है। तो जब हम जीडीपी में से, जब कभी हम जीडीपी में से इन्फ्लेशन का फैक्टर माइनस कर देते हैं, रूल आउट कर देते हैं, तो जो फार्मूला ये काम करता है, जो फार्मूला या जो प्रोसीजर किसी मुल्क की जीडीपी को, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करता है, उस फार्मूले का नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। और ये कैसे बन रही है? ये बन रही है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर। डिफ्लेटर क्या होता है? डिफ्लेटर एक प्राइस इंडेक्स है जिसको, यानी कोई भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो सकता है, सीपीआई हो सकता है, या कोई भी और हो सकता है। तो जिसकी वजह से जो कीमतों का फैक्टर है वो इसमें से माइनस हो जाता है। अब इस स्क्रीन को मैं यहाँ शेयर नहीं करता, आपको एक और जगह जाके मैं वर्ड की फाइल के अंदर बताता हूँ कि ये कैसे होता है। तो ये वर्ड की जो फाइल है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। हाँ जी, ये आप अब देख रहे होंगे कि नेशनल इनकम का ही हमारा टॉपिक है। और मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करने से। प्राइस अगर 5000 है, क्वांटिटी 10 है, तो वैल्यू कैसे बनती है? P इंटू क्यू, 50,000 वैल्यू आ गई। तो नेशनल इनकम क्या होती है? वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू, सम ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। अब यहाँ पे आपने देखना है कि सपोज करो किसी, मैंने बताया था कि कोई बॉटल है, जूस की बॉटल है या जाम शीरी की बॉटल है, उसकी कीमत है 100 रुपया, ठीक है। और एक कंपनी ने 10 बोतलें बनाई हैं, तो कौमी आमदनी की कैलकुलेशन में लिख दिया हमने 1000। फिर ठीक है, फिर फिर क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर कीमत बढ़ के हो जाती है 120 रुपये, ठीक है। तो 120 कीमत होती है, तो कौमी आमदनी में हम लिख देते हैं 1200 रुपये। तो ये जो है ये कहलाती है, ये जो वैल्यूज़ जा रही हैं, इस तरह जो है नेशनल इनकम मैयर होगी, वो कहलाएगी नॉमिनल जीडीपी। तो अब इसके बाद ये करते हैं हम ये करते हैं कि हमें ये शक होता है कि यार मुल्क में प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, कारखाने तो सारे बंद हैं, लोग तो बेरोजगार हैं, तो मुल्क की जो कौमी आमदनी है वो बढ़ती चली जा रही है। ये कैसे बढ़ रही है? यानी प्रोडक्शन हो नहीं रही, चीज़ें मैन्युफैक्चर हो नहीं रही, कारखाने चल नहीं रहे, और हुकूमत ये दावा कर रही है कि कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है। तो फिर हमें पता लगता है कि ये जो हुकूमत है, ये जो डाटा दे रही है, ये नॉमिनल जीडीपी का डाटा दे रही है, ये रियल जीडीपी नहीं है। तो रियल फाइंड करने के लिए हम कहते हैं कि जी हम 2015 की बेस ईयर के प्राइसेस हैं उन पे चले चलते हैं।
तो जब हम बेस ईयर प्राइसेस को लेते हैं, सपोज करो कि 2015 में बेस ईयर प्राइस है 80, वो 80 ही रहेगी, वो दोनों जगह 80 ही रहेगी, क्योंकि वो बेस ईयर की प्राइसेस फिक्स कर दी जाती हैं और वो नहीं चेंज होती। अब हम क्वांटिटी देखते हैं कि क्वांटिटी पहले 10 प्रोड्यूस हुई, अगले साल भी 10 प्रोड्यूस हुई, और नेशनल इनकम में क्या लिखा गया, नेशनल इनकम में वैल्यू लिखी जाएगी 800, अगले साल भी लिखी जाएगी यहाँ पे भी 800। ठीक है, तो हमें पता चला कि यार इकोनॉमी को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, तो वो तो सिर्फ कीमतें, आप देखो अगर यहाँ पे फर्ज करो कि क्वांटिटी भी कम हो गई है, 8 हो गई है, तो फिर यहाँ लिखा जाएगा 640, 840। तो कौमी आमदनी बजाय बढ़ने के कम हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कीमतें ले लें, अगर हम ये वाली प्राइसेस ले लें, ये देखो, अगर हम कहें कि जी पहले साल जो कीमत थी वो 100 थी, ठीक है, और अगले साल जो प्राइस थी वो 120 हो गई, और यहाँ मैं कह देता हूँ क्वांटिटी जो है वो 9 कर देता हूँ, तो ये मल्टीप्लाई क्या हो गया, क्या आ जाएगा, 120 मल्टीप्लाई बाई 9, ये आएगा 0, तो क्या है? ये आएगा। ये दोबारा देखो, अब क्या कर रहा हूँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर हम नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट करें, इस वक्त कौन सा साल है, 2021, हम 2021 की कीमतों को लें, वो है 100 है, और मतलब पिछले साल अगर 100 है तो इस साल मैं कह देता हूँ 120 है, तो ये क्या बन जाता है, 100 अगर प्राइस है तो वैल्यू बनती है 1000, क्वांटिटी है 10, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वैल्यू बन गई 1000। अब प्राइस बढ़ के हो गई है 120 इस साल में, तो क्वांटिटी है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 120, तो क्या लिखा गया आपको नेशनल इनकम की काउंटिंग में, 1080, 1080। ठीक है, अब देखो आपको क्या नज़र आ रहा है, कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है। आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान की कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है, तरक्की हो रही है और खुशहाली आ रही है। ठीक है, हालांकि हो क्या रहा है कि क्वांटिटी, जो प्रोडक्शन थी, जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जो किसी मुल्क की तरक्की की निशानी होती है कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी में इजाफा हुआ है, तो वो देखो पहले 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे, अब 9 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। 9 यूनिट्स प्रोड्यूस होने का मतलब है कि प्रोडक्शन में कमी आई है, कि मुल्क में कारखाने बंद हुए हैं, प्रोडक्शन में कमी आई है, लेकिन अब जो कीमतों में इजाफा है वो हमें ये दिखा रहा है कि कौमी आमदनी में तो इजाफा हो रहा है, मुल्क की तो तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और तरक्की की शरह जो इतने % आ रही है। तो ये होता है फ़र्क नॉमिनल जीडीपी में और रियल जीडीपी में, कि जब भी कभी हमने एक्चुअल स्टेटिस्टिक्स फाइंड करने हैं या एक्चुअल डाटा तक पहुंचना है, तो फिर हम रियल जीडीपी के जो अदाद शुमार हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, नॉमिनल जीडीपी जो है वो इसको इस्तेमाल नहीं करते। जब कभी आप जाके मुस्तकबिल में सेमेस्टर 8 में जाके कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे या थीसिस लिखेंगे, तो उसमें जो डाटा यूज़ करेंगे वहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि नॉमिनल डाटा आप यूज़ नहीं कर सकते, रियल डाटा यूज़ करें, क्योंकि आपके जो थीसिस है या आपकी जो रिसर्च वर्क है उससे जो फाइंडिंग निकलनी है वो यूज़फुल तभी होंगी जब आप उसमें रियल वेरिएबल्स का डाटा यूज़ कर रहे हैं, नॉमिनल का यूज़ नहीं कर रहे। तो ये सामने फिर एक दफ़ा देख लो, जीडीपी डिफ्लेटर लिखा हुआ है। तो इसके बाद अब दूसरा टॉपिक जो आज हम शुरू करने लगे हैं, ये है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन देखी है और उसकी 2 टाइप्स देखी हैं, अब हम पढ़ने लगे हैं इसकी मेजरमेंट कैसे होती है। नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके हैं, एक का नाम है प्रोडक्ट मेथड, नंबर 2 एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा है इनकम मेथड। तो इनकी अब हम वन बाय वन करके डिटेल देखते हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड के प्रोडक्शन मेथड। इन दिस मेथड the sum of market value of all goods and services produced in a country during 1 year is taken as national income। जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन थी वो ही प्रोडक्ट मेथड है।
यानी प्रोडक्ट मेथड प्योरली वही प्रोसीजर है जिस तरह से हम नेशनल इनकम को डिफाइन करते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ आपको, आपके सामने ये सामने लिखा हुआ नहीं दोहराऊंगा, वैसे पढ़ बताता हूँ कि द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर वेयर एज डेप्रिसिएशन अलाउंस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। तो ये जो कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ये असल में प्रोडक्ट मेथड इसी तरह ही यूज होता है। तो इसका पेज 2 करते हैं हम आगे। ये ठीक है, वो लिखा हुआ द डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ये क्या है? y इज इक्वल टू p1 इंटू क्यू वन, p2 इंटू क्यू थ्री, p2 अप टू सो ऑन pn इंटू qn। तमाम प्रोड्यूस होने वाली अशिया को उनकी मार्केट वैल्यू से, अशिया और खिदमात दोनों, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को उनकी मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जब हम सम अप करते हैं तो ये आती है प्रोडक्ट मेथड के जरिए नेशनल इनकम। तो इसके अंदर अब हैं प्रिकॉशंस होती हैं, एहतियाती तदाबीर होती हैं, यानी कि किन चीज़ों को हमने बड़ी केयरफुली हैंडल करना होता है। वो क्या है? नंबर एक, डबल काउंटिंग। जब भी हम नेशनल इनकम को मैयर कर रहे होते हैं प्रोडक्ट मेथड के ज़रिए, तो डबल काउंटिंग की एक पॉसिबिलिटी या एक फियर या ख़तरा पैदा हो जाता है कि चीज़ें डबल ना काउंट हो जाएं, कि हमने पहले, सबसे पहले हमने ये लिख दिया कि जी हमने इतने टन गंदम पैदा की, उसकी मार्केट वैल्यू ये बनी, ठीक है। फिर हमने लिखा कि जी हमने इतने टन आटा प्रोड्यूस किया, इतनी मिकदार में हमने मैदा प्रोड्यूस किया, इतनी मिकदार में सूजी प्रोड्यूस की, फिर इतनी मिकदार में हमने बिस्किट बनाए, डबल रोटियां बनाई, और जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं वो प्रोड्यूस की। तो ये सारा कुछ है क्या? बेसिकली ये गंदम के ऊपर ही वैल्यू एडिशन हुई हुई है। गंदम की मुख्तलिफ लेयर्स हैं वैल्यू एडिशन की, जो चीज़ों को फाइनल फॉर्म में लेके आ रही हैं। तो ये चीज़ों की डबल बल्कि ट्रिपल काउंटिंग हो रही है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि चीज़ें डबल काउंट ना हो जाएं, अगर कॉटन, रॉ कॉटन, खाम कपास को हमने अपनी जीडीपी में इंक्लूड कर लिया है, तो फिर कोई वजह नहीं रहती कि हम कपड़े की बनी हुई शर्टों को भी इंक्लूड करें। तो इसका हल ये होता है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट है या बेसिक प्रोडक्ट है या जो रॉ मटेरियल है, उसको हम नेशनल इनकम की एस्टिमेशन में शामिल नहीं करते, बल्कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनती हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको सिर्फ नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में लिया जाता है। तो इस तरह से डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जाता है। फिर क्या है? एक्सक्लूजन ऑफ नॉन मार्केटेड प्रोडक्शन, कि जो नॉन मार्केटेड प्रोडक्शन है उसको कौमी आमदनी में शामिल नहीं किया जाता। मसलन आप यानी ख़वातीन हैं जो अपने घरों में काम करती हैं, बहुत सारा काम करती हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं उनके ऊपर। वो वर्किंग लेडीज़ से कहीं ज़्यादा काम करती हैं, यानी वो वॉशिंग मशीन भी लगाती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, खाना भी बनाती हैं, कपड़े भी इस्त्री करती हैं। आप ये तमाम काम अगर बाज़ार से करवाएं तो इन तमाम कामों की मार्केट वैल्यू है। ये तमाम काम अपनी अपनी मार्केट हैसियत रखते हैं, लेकिन जब ये नॉन मार्केटेड प्रोडक्शन है, इसको कौमी आमदनी में शामिल हम नहीं करते, क्योंकि चीज़ें कौमी आमदनी में वही शामिल होंगी जो मार्केट में जाके सेल हो रही हैं। जो आप खुद से कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं, तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मैंने इतने रुपए की ट्यूशन पढ़ाई है अपने बच्चों को, ये भी कौमी आमदनी में लिख लें। ये नहीं मुमकिन होता। वो फ्री सर्विसेज हैं, वो कौमी आमदनी में नॉन मार्केटेड प्रोडक्शन जो है वो शामिल नहीं की जाती। इसके बाद है एक्सक्लूजन ऑफ अनपेड सर्विसेज। ये भी इस किस्म की ही चीज़ें हैं जो अनपेड सर्विसेज जो हम खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो मुख्तसर बात ये है कि प्रोडक्ट मेथड के अंदर तमाम मुल्क में होने वाली प्रोडक्शन को जमा कर लिया जाता है, प्रोडक्शन की मार्केट वैल्यू को जमा कर लिया जाता है। दूसरा तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड। In this method, if we sum up all the expenditures made in a country on the purchase of goods and services during 1 year, it is called national income. It is given by y is equal to c plus I plus g. ये देखो एक ही चीज है, ये प्रोडक्ट मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, चीजों को देखने के दो रुख हैं। मैं आपसे यूं बात करता हूं, देखो कि मैं कहता हूं कि हमारे कॉलेज के बाहर एक चिप्स बेचने वाली रेडी खड़ी होती है, वो आलूओं के बने हुए फ्राइज या चिप्स बेचता है। तो मैं कहता हूं कि जी वो एक दिन में कितने रुपए कमा लेता है? आप कहते हैं कि जी वो एक दिन में 1000 रुपए की सेल कर लेता है।
आपने उससे पूछा जाके, उसने कहा जी मेरी 1,000 रुपये की सेल है कॉलेज के बाहर। तो ये क्या है, 1,000 रुपये की उसने प्रोडक्ट बेची, एक मार्केट रेट के ऊपर, प्राइस के ऊपर। हमने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, कितने चिप्स के पैकेट बेचे, 10 रुपए का अगर एक पैकेट है तो कितने पैकेट उसने बेचे, इनको जमा किया मल्टीप्लाई करके, तो उसकी सेल आ गई, वो है 1,000 रुपया। अब मैं इस बात को यूं करता हूं, मैं कहता हूं कि जी हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्राइज लेने के लिए उस रेडी के ऊपर कितने पैसे खर्च करते हैं, यानी हमारे कॉलेज के बच्चे कितने अमाउंट जो है वो स्पेंड करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर क्या है जो वो फ्राइज या चिप्स खाने पे खर्च करते हैं। तो उसका जवाब भी 1,000 रुपये है। अगर उस शख्स की सेल देखा जाए तो वो भी 1,000 रुपये है, वो प्रोडक्ट मेथड है। अगर हम अपनी साइड से देखें, स्टूडेंट्स की साइड से देखें, तो स्टूडेंट्स कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, वो भी 1,000 रुपये हैं। तो जो इनकम है, इनकम को मेजर करने की दो अप्रोचेज हैं, एक हम अपनी साइड से एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, एक उसकी साइड से सेल देख रहे हैं, या उसकी साइड से जो है वो प्रोडक्ट मेथड यूज हो रहा है, हमारी साइड से एक्सपेंडिचर मेथड यूज हो रहा है। तो यही सामने लिखा हुआ है, इसको दोबारा पढ़ता हूँ मैं, आप सुनना। इन दिस मेथड इफ वी सम अप all the expenditures made in a country on the purchase of goods and services during 1 year, it is called national income. It is given by y is equal to c plus I plus g, और ये y नेशनल इनकम को शो करता है, c कंजम्पशन है, I इन्वेस्टमेंट है, g गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। इसमें भी जो प्रिकॉशंस हैं वो रेड कलर के साथ मैंने लिखी हैं, डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हैं, और जो सेकंड हैंड गुड्स हैं जो वो शामिल नहीं होती, जो पैसे सेकंड हैंड गुड्स की परचेज पे लगाए हैं वो शामिल नहीं होंगे। ये बात बड़ी केयरफुली सुन लें आप, कि जो मुल्क में नई बाइक्स, नई गाड़ियां, ठीक है, परचेज हुई हैं, अप्लाइड फॉर गाड़ियां परचेज की गई हैं, उनको, उनके ऊपर खर्च किए जाने वाले पैसों को हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। लेकिन एक पुरानी गाड़ी सेल हुई है, 6 दफा वो पहले सेल हो चुकी हुई है, 7वीं दफा आपने उसको खरीदा है, तो वो अब एक ही गाड़ी बार बार अगर सेल हो रही है तो वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि नेशनल इनकम में वही गाड़ी शामिल की जाएगी जो नई प्रोड्यूस होके आई है। तो ये जो यही लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, ये शामिल नहीं की जाती। तो ये था इसका दूसरा तरीका। और लास्ट मेथड है इनकम मेथड। इसमें क्या है, ये पहले मैं आपको बता दूं कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो मिल के प्रोडक्शन करते हैं। वो कौन से हैं आपको पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। और लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन जो 4 फैक्टर इनपुट्स हैं, इन चारों के अपने अपने रिस्पेक्टिव रिवार्ड्स हैं। वो किस शक्ल में है, रेंट है, वेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। अगर हम इन चारों फैक्टर इनपुट्स के जो मॉनेटरी रिवार्ड्स हैं उनको जमा कर लें, तो उनको जमा करेंगे तो जो सम आएगा वो भी हमारा वही होगा, 1,000, जो हमारी नेशनल इनकम थी पहले। तो इसको अब देख लेते हैं। देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, there are 4 factors of production involved in the production of goods and services. There are 4 factors of production involved in the production of goods and services: land, labor, capital, organization. These factors of production have their respective rewards in form of rent, wage, interest, and profit. If we add up the incomes of factors of production, we obtain national income. वही सामने लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू, इन चारों को अगर सम अप कर दें तो नेशनल इनकम आ जाती है। इसमें प्रिकॉशंस क्या है कि ट्रांसफर पेमेंट्स जो है ये इंक्लूड नहीं की जाती। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, ऑल द रिसीट्स विच वी रिसीव विदाउट इन्वॉल्विंग इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे तमाम वसूलियाँ, ऐसी तमाम वसूलियाँ जिन्हें हम बगैर के काम किए, बगैर किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए अर्न कर लेते हैं, वो कहलाती है ट्रांसफ़र पेमेंट। जैसे स्कॉलरशिप है, जैसे जैसे बेरोज़गारी अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हैं, या जैसे और कोई मुफ्त में आपको जो चीज़ मिल जाती है, आपको सलामियाँ पड़ जाती हैं, ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये फिर दूसरी चीज़ जो इसमें शामिल नहीं की जाती वो है इलीगल सर्विसेज। इलीगल सोर्सेज से जो इनकम आई है वो भी इसमें शामिल नहीं की जाती। या जी जैसे आप अगर रिश्वत या गबन करके जो पैसे कमाते हैं, वो भी, ये जो ब्लैक मार्केट से या इन चीज़ों से इनकम आती है, वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं बनती। ये था हमारा आज का लेक्चर। ये मैं इसको लोड कर दूंगा, यहाँ पे ही आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब आपने जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो इस रिकॉर्डिंग के बाद कर लेना।
मैं यहाँ इसकी रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ।